अच्छा, तो जो सलमान अकबर को ड्रॉप किया गया है समीउल्लाह साहब, वो आप समझते हैं सही डिसीजन था? एक अच्छा गोलकीपर है, उसको ड्रॉप कर दिया गया। मेरे ख्याल में कोई डिसिप्लिनरी जरूर कोई ना कोई है, ऐसा कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं जो उसके खिलाफ इनिशिएट की गई हैं और वो बताते नहीं। इस हॉकी फेडरेशन से मैं ये कहूंगा कि ये कुछ खुल के बात नहीं करते। ये सारे कुछ 3-4 आदमी आपस में कोई मूविंग करते हैं और उसके बाद डिसीजन ले लेते हैं। जैसे आप कहते रहे कि टीम नहीं होनी चाहिए, तो टीम नहीं की उन्होंने, और एकदम 4 महीने पहले टीम की फॉर्मेशन 4 महीने पहले 3 खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए। और अभी आप ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि शायद 2 महीने पहले तो फिर रिकॉल कर ले, खास तौर पर सलमान अकबर को। तो ये डामाडोल से हैं और इनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग बिल्कुल नहीं, ना ही ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की हॉकी टीम को बेहतर हो। एकेडमीज के रिजल्ट आपके सामने हैं कि उनमें से कोई ऐसे काबिल जिक्र खिलाड़ी नहीं निकले जो हम ये कह सकें कि वो इन खिलाड़ियों को रिप्लेस कर सकेंगे। और इस वक्त हम जैसे कहते हैं ना कि इट्स टू लेट नाउ टू चेंज समथिंग, तो वो उन्होंने वही किया जो उनकी मर्जी थी। पता नहीं क्या इनके साथ क्या है और क्या ये चाहते हैं। तो इन्होंने आपके ख्याल में रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन किया है? बहुत ही, ये हमको 1.5-2 साल पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। डिसीजन लेके अपनी टीम बना लेनी चाहिए थी। और जो 5-6 खिलाड़ी जो आप कहते रहे जो वर्ल्ड कप के बाद जो इस काबिल नहीं थे, उनको फौरन रेस्ट देना चाहिए था और बाइज्जत तरीके से उनको बताना चाहिए था कि हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी सर्विस दी टूवर्ड्स हॉकी और पाकिस्तान के लिए, तो हम आपको रेस्ट देंगे और आगे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो अभी जो टीम अनाउंस हुई है उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? वैसे जो ये टीम मेरे ख्याल में बिल्कुल ये टीम वही 9-10 नंबर की है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेले, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा जिसको कहें कि पाकिस्तान की टीम शायद सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब हमसे बात करने के लिए। समीउल्लाह फॉर्मर ओलंपियन ज्वाइनिंग अस थ्रू टेलीफोन लाइन। इस बारे में बात कर रहे थे अभी जो पाकिस्तान PHF जो पाकिस्तान हॉकी मैनेजमेंट है उन्होंने ड्रॉप किया है 3 सीनियर प्लेयर्स को। 3 जो प्लेयर्स ने जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के पार्ट थे, इन विच मोहम्मद इमरान हु वाज द कैप्टन, देन वसीम अहमद, देन सलमान अकबर जो गोलकीपर हैं, बड़े अच्छे गोलकीपर हैं, उनका नाम है काफ़ी पाकिस्तान में और वेरी गुड गोलकीपर ही इज़ नोन फॉर। उनको जो है ड्रॉप कर दिया गया है और उसकी समझ किसी को नहीं आ रही कि ये क्यों ड्रॉप कर दिया गया है इतने क्रूशल टाइम पे, जब लंदन ओलंपिक्स बिल्कुल करीब है, उस टाइम पे आके इनको ड्रॉप कर दिया गया। और ये कहा जा रहा था कि अगर ड्रॉप करना था तो कुछ देर पहले कर देते थे, बजाय इसके कि अभी ड्रॉप किए, क्योंकि 1-2 साल से ये बात चल रही थी कि एक बिल्कुल नई टीम बनाई जाए, बजाय इसके कि एंड मौके पे आके उनको ड्रॉप कर दिया गया और नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया। उसकी बजाय ये होता था कि पहले इनको ड्रॉप कर देते, उस वक्त नई टीम बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है बहुत से लोगों के लिए समझना कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया कि बिल्कुल एंड टाइम पे आके इन प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया। और सारा का सारा मलबा भी ऐसे लगता है कि इनके ऊपर डाल दिया गया। जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने 7th पोजीशन ली थी आउट ऑफ 8 टीम्स, सो इट वाज a very bad performance from the Pakistani side and Pakistan got 7th position out of 8 teams and अब उसका ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर सारा वो मलबा जो परफॉर्मेंस का था वो 3 प्लेयर्स के ऊपर डाल दिया गया है, जिसमें इमरान है जो कैप्टन है, उसके बाद वसीम अहमद है, उसके बाद जो गोलकीपर है सलमान अकबर, उनके ऊपर लगता है कि सारा का सारा मलबा डाल दिया गया। अब देखते हैं कि इनका रिस्पांस क्या आता है और फिर मैनेजमेंट क्या इस फैसले को प्रूव सही कर पाएगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। अब कुछ बात करते हैं दानिश कनेरिया के मसले की। दानिश कनेरिया जो कि पिछले काफ़ी अरसे से स्पॉट फिक्सिंग की जद में है, तो इस सेंस में है कि उनका केस भी चल रहा था, खुद भी वो सिंध हाई कोर्ट में गए और इंटेग्रिटी कमेटी के पास भी उनका केस है, PCB भी उनको क्लियर नहीं करा, ICC चूंकि उनको पहले क्लियर कर चुका है एंड बिफोर दैट जो इंग्लैंड की पुलिस है उन्होंने भी उनको क्लियर किया था। लेकिन मरविन वेस्टफील्ड जिन्होंने रिसेंटली ये एतराफ़ किया था कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है, अब जब उनका फाइनल जिस दिन उनको सजा होनी थी और कोर्ट में थे, उस दिन उन्होंने ये बात इंकशाफ किया उन्होंने कि दानिश कनेरिया ने उस स्पॉट फिक्सर के साथ मरविन वेस्टफील्ड को मिलवाया था, तो दानिश कनेरिया भी स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस थे। ये उन्होंने डायरेक्टली अब एलिगेशन इल्जाम लगाया है कि दानिश कनेरिया के ऊपर, और उन्होंने कहा कि दानिश कनेरिया ने मुझे मिलवाया था उस बंदे से जो स्पॉट फिक्सर था। लेकिन दानिश कनेरिया इससे बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेसलेस एक एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया
और उन्होंने प्रेस रिलीज भी आज जारी की है जिसमें कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया है कि वो इस चीज़ में मुलविस नहीं है और जानबूझ के उनको बगैर किसी मकसद के उनको ड्रैग किया जा रहा है इस मामले में, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, क्योंकि पहले भी पुलिस जो है उनको क्लियर कर चुकी है, इवन कि ICC भी उनको क्लियर कर चुके हैं। तो अब क्या मकसद बनता है। लेकिन उसने मरविन वेस्टफील्ड ने जो कि अभी कुछ देर पहले जो है हमने देखा था कि उन्होंने कोर्ट में ये इतराफ़ किया था कि दानिश कनेरिया ने उस बंदे से मिलवाया था जो स्पॉट फिक्सिंग था, और उसमें जब काउंटी क्रिकेट हो रही थी तो डरहम और एसेक्स का मैच चल रहा था, और एसेक्स के ये दोनों टीममेट्स हैं मरविन वेस्टफील्ड और दानिश कनेरिया। तो उसमें दानिश कनेरिया और जो वेस्टफील्ड है उन्होंने कोई इस तरह की हरकत की थी जिसकी वजह से स्पॉट फिक्सिंग वहाँ पर हुई थी, और 6000 पाउंड्स मिले थे वेस्टफील्ड को, और उसने 12 रन शायद दिए थे उस ओवर में। तो उस ओवर के लिए उन्होंने फिक्सिंग की थी, और उससे अब दानिश कनेरिया बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वहाँ पर पुलिस के इसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो क्या दानिश कनेरिया इसको फेस करेंगे, क्योंकि ये भी अब बात चल रही है कि अगर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद दानिश कनेरिया के ऊपर लाइफ बैन भी लग सकता है। दानिश कनेरिया जो कि बड़े अरसे से कोशिश करें इस बात की कि उनको जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए PCB की तरफ से, लेकिन PCB बार बार उनको डिनाई कर रहे हैं और उनको नहीं ले रहा है। इंटीग्रिटी कमेटी में उनका केस भी है लेकिन वो इसको क्लियरेंस नहीं दे रहे। लास्ट 2010 में उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी थी सीरीज, उसके लिए उनको रखा गया था, लेकिन एंड मौके पे आकर उनको ड्रॉप कर दिया गया था सिर्फ इसी वजह से कि उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए थे, जिसकी वजह से थोड़े से डाउट्स आए थे उनके ऊपर, और उसके बाद जो है उनको नहीं रखा गया। तो तब से लेकर अब तक जो है अपना केस लड़े लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही, और अब ये जो बात सामने आई इससे तो मेरे ख्याल से और वीक पड़ गया उनका केस। जो दानिश कनेरिया के वो काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, लेकिन अब लगता है कि उनका केस बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया। तो अब कुछ लोग ये भी कह रहे कि शायद उनके ऊपर लाइफ बैन भी लग सकता है। Now let's talk about another match which was played between South Africa and New Zealand. A second T20 match was played in which South Africa won and New Zealand lost this match. ये T20 मैचेस की सीरीज है, उसके बाद वनडे मैचेस की सीरीज और टेस्ट मैचेस की सीरीज भी होनी है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ। और इसमें साउथ अफ्रीका की टेस्ट मैचेस में सीरीज इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर साउथ अफ्रीका यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और मैचेस विन करता है तो साउथ अफ्रीका विल बी इन अ पोजीशन टू टेक द फर्स्ट पोजीशन इन ICC टेस्ट रैंकिंग विच इज एट दिस मोमेंट इन हैंड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो फर्स्ट पोजीशन है वो स्टेक पे लग सकती है अगर साउथ अफ्रीका यहाँ पर टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सो लेट्स सी कि अब साउथ अफ्रीका आगे क्या करता है, लेकिन उसने यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कम बैक की है, और इसमें जो है साउथ अफ्रीका ने T20 मैच जो कि सेकंड T20 मैच था वो विन किया है। साउथ अफ्रीका जो कि टूर कर है न्यूजीलैंड का, उसमें साउथ अफ्रीका ने ये मैच विन किया है। एन इम्पॉर्टेंट मैच साउथ अफ्रीका वॉन एंड इट वॉज ए वेरी गुड विक्ट्री फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इस वक्त एक रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं। नाम कर ली। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर अटैकिंग बैटिंग की, मगर जल्द ही पाकिस्तान की विकेटें गिरनी शुरू हो गईं। पाकिस्तानी बैट्समैनों ने अपनी पुरानी रविश जारी रखी और बाहर जाती हुई गेंदों को खेलते हुए आउट हुए। किसी भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और ऐसी गेंदों पर आउट हुए जो कि विकेटों से बहुत दूर थीं। मैच में उमर अकमल और शाहिद अफरीदी ने टीम को संभाला और 50 स्कोर्स की, मगर वो बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम हुए और पाकिस्तानी टीम 222 का टोटल दे पाई। इंग्लिश टीम के कप्तान और ओपनर एलिस्टर कुक और पीटरसन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उम्दा ओपनिंग पार्टनरशिप की और टीम की फतह की बुनियाद रखी। कुक ने 50 स्कोर की और 12 वनडे मैचेस के बाद पीटरसन ने सेंचुरी की और पाकिस्तान के 222 रन एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिए। इससे पहले होने वाले 2 वनडे मैचेस में भी इंग्लैंड ने फतह हासिल की। इन मैचेस में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम हुई। पहले वनडे मैच में 260 का ताकुब करते हुए ग्रीन शर्ट्स 130 पर आउट हुई और दूसरे वनडे मैच में ग्रीन शर्ट 250 रन का ताकुब करते हुए 230 रन पर आउट हुई। इन दोनों मैचेस में एलिस्टर कुक ने सेंचुरीज की और अभी तक 3 वनडे मैचेस में कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन 60 से ज्यादा रन नहीं बना पाया।
चौथा और आखिरी वनडे मैच पाकिस्तान को जीतकर क्लीन स्वीप से बचना चाहिए और उम्दा खेल पेश करके नाराज शायकीन को खुश करना चाहिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो वनडे मैचेस की सीरीज चल रही है उसके बारे में आपने रिपोर्ट देखी और देखते हैं कि कल जो लास्ट मैच होने इस सीरीज का वनडे मैचेस का, उसमें पाकिस्तान क्या करता है। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/KenTaPakistan, यू कैन सेंड अस योर फीडबैक एंड सजेशन। इसके साथ ही मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।